उपस्थित इस सेमिनार में उपस्थित सभी प्रमुख बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंड और वित्त पोषण से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं आज मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर स्वागत करता हूं। यहां पर बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 उसका एक ध्रुव वाक्य लिखा है, सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ। ये महान चाणक्य का उद्घोषित सिद्धांत है। इसका मतलब व्यक्ति से जोड़कर नहीं है, राष्ट्र से जोड़कर है। कौन से राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं, तो वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से जी सकते हैं जिनके नागरिक धर्म से युक्त हो। धर्म यहां रिलीजन के रेफरेंस में नहीं है, धर्म यहां कर्तव्य के रेफरेंस में है। जिस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चलते हो, वही राष्ट्र सुख और शांति से रह सकता है। मगर उन्होंने आगे भी एक सूत्र कहा है, धर्मस्य मूलम सुख अर्थ। तो किस राष्ट्र के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है वही राज्य के नागरिक कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं जो सुख और अर्थ से, मतलब धन से संपन्न हो, उन पर आर्थिक कोई आपत्ति न हो। तो एक प्रकार से हर एक राष्ट्र और राज्य की बेसिक जरूरियात है कि उसका हर नागरिक अर्थ से संपन्न हो और अपना जीवन यापन शांति से कर सकता हो। ये चाणक्य का सूत्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बेसिक सिद्धांतों में से एक है। और आज यहां पर हम सब उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग नॉर्थ ईस्ट, जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। मगर ये पर्याप्त है क्या? किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए पर्याप्त है क्या? ये पर्याप्त नहीं। छोटे छोटे जो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा सम विकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। विकसित राष्ट्र की कल्पना ही वही है, हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के पालन करने में सक्षम हो, हर व्यक्ति के पास बेसिक सुविधाएं हो और हर व्यक्ति देश के विकास में कंट्रीब्यूट करता हो, वही राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। और मित्रों, जब उत्तर प्रदेश से कई बड़े भूभाग वाला नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आर्थिक संपन्नता कम हो, विकास कम हो, लोगों में सुख शांति न हो,
तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक संकल्पना की कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, उस वक्त पूरे संसार के अंदर हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 होगा और भारत पूर्ण विकसित देश। तो जब पूर्ण विकसित देश बनना है तब हर क्षेत्र, हर राज्य और हर व्यक्ति इसके सुख की चिंता करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाकर 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। यहां पर आज की कॉन्क्लेव का विषय अर्थ जगत से जुड़े लोग ऐसा निकालेंगे कि यहां बिजनेस पोटेंशियल क्या है, इसके लिए रखा है। मगर मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि आज की कॉन्क्लेव का विषय आपका फोकस बढ़ाने के लिए तो है ही, परंतु साथ में 10 वर्ष पहले के नॉर्थ ईस्ट और आज के नॉर्थ ईस्ट की अंतर की जानकारी आपको मिले, इसके लिए भी। 10 साल पहले यहां 200 से ज्यादा जनजातीय समूह, अनेक आतंकवादी ग्रुप, हर राज्य में हथियारी ग्रुप और सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं से एक क्षेत्र लैस था। और आज 10 वर्ष के बाद मोदी जी के 10 साल के शासन में यहां पर हिंसा में 71% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 86%। 20,000 से ज्यादा हथियारी लोग सरेंडर कर चुके हैं, मेन स्ट्रीम में दाखिल हो चुके हैं और यहां पर अब ये एक्सप्लोर किए बगैर का सभी पोटेंशियल देश के विकास के लिए आप लोगों का राह देख रहा है। और मैं यहां पर जब बैंकिंग वाले होते हैं, बैंक के लोग होते हैं, तब वो आंकड़ों को ही देखते हैं, मुनाफे को ही देखते हैं, ग्रोथ की पोटेंशियलिटी को ही देखते हैं और रिस्क फैक्टर का ही काउंटिंग करते हैं। ये सब तो करिए, इसमें अब कोई ज्यादा आपत्ति नहीं मिलेगी, सब कुछ यहां मिलेगा, परंतु नॉर्थ ईस्ट का विकास हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, ये समझकर हम आए। कोई भी देश अगर आगे बढ़ना है तो सम विकास होना चाहिए, ये मूल सिद्धांत को हमारे बैंकर्स को भी अपनाना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, संवेदनापूर्ण अनुरोध है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल और मुनाफे की दृष्टि से मत देखिए, नॉर्थ ईस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से देखिए। आपकी जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना। और यहां पर आज अनेक प्रकार का पोटेंशियल पड़ा है, टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योर तक, फाइनेंस से लेकर फिशरीज तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर चीज के लिए फूट फूट कर यहां पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, मेरे शब्दों पर भरोसा रखना, मैं नाप तोल कर बोलने वाला व्यक्ति हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत के निर्माण का गेटवे बनने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास दोनों दृष्टि से भारत का गेटवे बनेगा, नए कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आने वाले 25 साल नॉर्थ ईस्ट भारत का विकास का गेटवे बनेगा, पूरे देश का विश्वास का गेटवे बनेगा और अब मैं कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट निर्यात का भी गेटवे बनने वाला है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी नॉर्थ ईस्ट पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग
नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इस जीवंत क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया चाहिए। मित्रों, कॉन्क्लेव का यहाँ पर 3 सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित है और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर फाइनेंस के लिए, किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो या पर्सनल लोन का, इसके लिए पैरामीटर्स आपने जो बनाए हैं, रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन बनाई है, नाबार्ड ने जो गाइडलाइन बनाई है, वो पूरे देश की गाइडलाइन, वही गाइडलाइन नॉर्थ ईस्ट की होनी चाहिए क्या? कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट की और पूरे देश की गाइडलाइन एक नहीं हो सकती। जरूरियात है नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग पैरामीटर्स के साथ फाइनेंस की गाइडलाइन। और मैं आज कहना चाहता हूं, सेक्रेटरी बैंकिंग, चेयरमैन नाबार्ड, आरबीआई और एसबीआई की ये जिम्मेदारी है कि एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ जो नॉर्थ ईस्ट की अभी की कैपेसिटी है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशिष्ट प्रकार की गाइडलाइन फाइनेंस के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग बनाई है। यहां बहुत बड़ा पोटेंशियल पड़ा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट का गेटवे बनने वाला है। कुछ साल पहले बांग्लादेश और भारत के एनक्लेव्स चेंज कर लिए गए। उस वक्त आजादी के बाद भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश के अंदर था, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत के अंदर था। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने में और रख रखाव में बड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पहल कर कर आजादी के 75 साल बाद संविधान को सुधार कर बांग्लादेश से वार्ता कर कर बांग्लादेश और भारत के एन्क्लेव्स का एक्सचेंज का काम किया। इसके कारण आज हमारे वाटरवेज चिटगोंग के साथ जुड़ चुके हैं और चिटगोंग की बंदरगाह पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपना उत्पाद दुनिया के साथ भेजने के लिए आज खुली पड़ी है। और इसके कारण पहले जो एक प्रकार की एनोमली बनी थी, यहां आबादी कम है, भूभाग ज्यादा है, आबादी कम है तो कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है तो मैन्युफैक्चरिंग एक सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि देश के बाकी भूभाग में भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 to 15% आ जाती थी और दुनिया में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि एक भी बंदरगाह नहीं। आज आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी उत्पादन करो, दुनिया भर का बाजार चिटगोंग बंदरगाह के थ्रू आपके लिए खुला है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को जानकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। यहाँ सस्ती बिजली है, सस्ता मैन पावर भी उपलब्ध है और अब एजुकेशन के सारे मायने भी यहाँ पर बदल चुके हैं। एक दृष्टि से सबसे ल्यूक्रेटिव स्थान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट बनने वाला है। मित्रों, जब मैं आज यहाँ आया हूँ तब इतना कहना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से पूर्ण विकास के लिए कनेक्टिविटी की क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग हो, इसके लिए इसके बाद ही मेरी नेसेक के साथ मीटिंग है। इसरो का उपयोग कर कर सारे संसाधनों का समुचित उपाय हो
इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बन चुके हैं। सशक्तिकरण और समावेशी विकास की कई सारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं और शांति और स्थिरता भी आई। नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने इमोशनल, इकोनॉमी और इकोलॉजी, ये तीनों दृष्टि से सक्षम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 10 साल अकेले नरेंद्र मोदी जी 65 बार नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और 10 साल में 700 से ज्यादा सेंट्रल मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी रात बिताई है। ये बताता है कि भारत सरकार का फोकस क्या है। मित्रों, बैंकिंग के अंदर भारत में ढेर सारे रिवॉल्यूशन 10 साल के अंदर आए। सफल इंसॉल्वेंसी कानून बनाया, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन और 10 वर्ष में 10 लाख करोड़ की बेड रिकवरी को पूरा करने का काम भारत की बैंकों ने किया है। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक का 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में विलय हमने किया और लगभग जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक घाटा करते थे 23-24 में 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है और एनपीए 2.8% से नीचे पहुंचा। ये सब तो हो गया, बैंक सक्षम हो गए। अब मेरा मूल सवाल है, जो सक्षम है उसने रिस्क उठाकर फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। मेरी बात आप मान, ये फ्यूचर बिजनेस को ध्यान में रखकर थोड़ा रिस्क आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब है आपकी फाइनेंस करने की सारी पॉलिसी को थोड़ी लचीली बनाकर यहाँ के क्षेत्र, व्यक्ति और उद्योजक को एक अच्छा पैकेज देकर आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, यूपीआई का भी यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहीं पर होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्र के अंदर जितना यूपीआई का फायदा होगा इतना कहीं पर नहीं। आज देश में 95 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है और 92 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर हैं। भारत के 95% गांव 3G और 4G कनेक्टिविटी से युक्त हो चुके हैं। मैं 95% गांव पर बहुत थ्रस्ट देना चाहता हूं। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 80% कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट का हर कैपिटल रेलवे और एयर दोनों से जुड़ चुका है। 20 से ज्यादा वाटरवेज बन चुके हैं और यहां शांति भी प्रस्तापित हो गई है। मित्रों, आने वाले दिनों में बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहां आने की संभावना मैं देख रहा हूं। टाटा का 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए बड़े बड़े उद्योग समूह भी आगे बढ़ रहे हैं। 50,000 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता यहां पर अभी एक्सप्लोर करे बगैर की पड़ी है। ब्रह्मपुत्र का कभी समाप्त न होने वाला पानी आधे देश को सस्ती बिजली पहुंचा सकता है और ऑर्गेनिक खेती का मार्केट भी 1.50 लाख हेक्टर यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जो विश्व का एक साथ सबसे बड़ा समूह है। इसके लिए भी विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। आगे बैंक ब्रांच की डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, एटीएम बढ़ाने पड़ेंगे, 1 ब्रांच और 2 ब्रांच डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर उसको बैंकिंग सेवाओं से लैस करना पड़ेगा। अनबैंक्ड विलेज को आइडेंटिफाई कर पोस्ट और बैंकिंग सेवा से युक्त करना पड़ेगा और सारे डीबीटी
नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के पास करप्शन के बगैर पहुंचे और बैंक के माध्यम से वहां विकास भी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, आज गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के नाते मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, एनईसी का चेयरमैन हूं। मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूं बिजनेस पोटेंशियल कहां है, मैं बैंकिंग भी समझता हूं। मेरे शब्द पर भरोसा रखना, सबसे ज्यादा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है और जरूरत है नॉर्थ ईस्ट को आंकड़ों से नहीं, संवेदना से देखने की, इसके विकास के अंदर योगदान। और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर योगदान हर बैंक और हर वेंचर कैपिटल के लिए ये बिजनेस का काम नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय दायित्व का काम होना चाहिए। ये समझकर एक सहानुभूति की दृष्टिकोण से ये विकसित हो रहे क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाने के लिए सभी बैंकर्स आए, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य के अंदर के पोटेंशियल का 100% एक्सप्लोर कर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यही आप सबसे अपील और अभ्यर्थना भी है। मैं फिर एक बार आप सब नॉर्थ ईस्ट के विकास को अपना दायित्व समझिए, ऐसी बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर आपके मूल्यवान शब्दों के लिए। इस कार्यक्रम के समापन पर नेटवी के